नमस्कार। आज हम देखेंगे ब्रजमोहन द्वारा लिखित उपन्यास क्रांतिवीर मदारी पासी। उसका अंश है जो सिलेबस में लगा हुआ है। देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद का सन्नाटा था। 1857 में हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गोरों ने गदर कहा था। गदर के दमन में हजारों स्वतंत्रता सेनानी मृत्यु के घाट उतारे जा चुके थे या कैदी बनाकर प्रताड़ित करने जेलों में भेज दिए गए थे। जो बचे थे वे बेचैनी में गुमनामी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अंग्रेजों ने जमीनें चापलूस जमींदारों के अधीन कर दी थी। लगान वसूली के लिए जमींदारों को अपना एजेंट बना दिया था। किसानों और गरीबों पर जमींदारों के कारिंदे कहर बरपा रहे थे। महाजनों और साहूकारों के शिकंजे ग्रामीणों पर बुरी तरह कसे थे। कभी लगान वसूली के नाम पर, कभी कर्जे और सूद के नाम पर उपज, खेत और पशुधन छीन लिए जाते थे। छोटे मोटे जेवर जो उनके पास होते थे उन्हें भी छीन लेते थे। धौंस पट्टी से बेगार करा लेना, कमजोरों को प्रताड़ित करना आम बात थी। समर्थों के अत्याचारों से कमजोर वर्ग के लोग भयभीत रहते थे। ऐसी क्रूरता के चलते किसानों, गरीबों की स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी। मौके बेमौके पर उनकी इज्जत पर हमले का खतरा बना रहता था। उन्हीं दिनों हरदोई जिले के एक गांव में मदारी का जन्म हुआ। पिता का नाम मोहन पासी था और गांव का नाम मोहनगंज मजरा इंटोजा, तहसील संडीला। कोई भी नहीं जानता था कि यही बालक भविष्य में एक जुझारू जननायक बनकर उभरेगा और गरीबों, उपेक्षितों के मसीहा के रूप में मदारी पासी के नाम से जाना जाएगा। कालांतर में उसकी मूर्तियां स्थापित होंगी, कैलेंडर छपेंगे और क्रांतिवीर के रूप में उसका इतिहास पुनः लिखा जाएगा। क्योंकि उपेक्षावश इतिहास के पन्नों में उसे वो स्थान नहीं मिल सका था जिसका वो हकदार था। मोहन पासी गरीब किसान थे। उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी। उन्हें प्रायः मजदूरी या नौकरी पर निर्भर होना पड़ता था। वे ऐसे कुटुंब से थे जिन कुटुंबों में जन्म कुंडली नहीं बनवाई जाती थी। अतः मदारी की भी कुंडली नहीं बनी। जब मदारी मशहूर हुए तो उनके जन्म का वर्ष अनुमानतः सन 1800 ईस्वी आंका गया। मदारी को बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रचलित प्रथा के अनुसार उनका विवाह कम उम्र में ही हो गया और 2 बेटे 2 बेटियों के पिता बन गए थे। पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के चलते कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। कोई डिग्री या शैक्षणिक प्रमाण पत्र उनके पास नहीं थे। मदारी कोई कुशल वक्ता नहीं थे, परंतु उनके अंतःकरण से निकली सीधी, सच्ची और क्रांतिकारी बातें लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे दूसरों को उर्दू पढ़ाया करते। उस समय हिंदी की अपेक्षा उर्दू का चलन अधिक था। होश संभालते ही उनके सामने विसंगतियां रहीं। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने से देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। किसानों का दुतरफा दोहन हो रहा था। एक और भूमि संबंधी अंग्रेजों के अहितकारी कानून थे तो दूसरी तरफ जमींदारों के अपने मतलब के गड़े कायदे थे। वे अत्याचार और दमन करना अपना अधिकार समझते थे। दोहरी मार से किसान हैरान परेशान थे। वो ऐसा समय था जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव, जमींदारी तथा साहूकारों की मनमानी का बोलबाला था। ऐसी कुरीतियों को देखते हुए उनके भीतर विद्रोह की भावना अंकुरित होने लगी और कालांतर में प्रतिरोध की ज्वाला बन गई। उन्हें लगने लगा कि इन कुरीतियों से लड़ने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। उनके व्यक्तित्व में अक्खड़पन आ गया और अन्याय से लड़ने के लिए आत्मविश्वास उनमें कूट कूट कर भर गया। अन्याय तो वो सह ही नहीं सकते थे, चाहे किसी के भी साथ हो। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े होने को तत्पर रहते थे। अगर लड़ाई भी लड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते थे। ग्रामीणों को जागरूक करने और उनमें साहस भरने का काम उन्होंने आरंभ कर दिया था।
अपने अभियान में मदारी यथासंभव पैदल ही गांव-गांव घूमकर किसानों से मिलते थे, उनके दुख सुख की बातें सुनते थे, सबको एक होकर रहने की बात समझाते थे। किसान उन्हें अपना सच्चा हितैषी मानकर उनसे जुड़ने लगे। उनसे जुड़ने वालों में छोटे किसान वो भूमिहीन थे जो जमींदारी प्रथा से त्रस्त थे, विभिन्न जाति धर्म के थे। इस प्रकार हजारों लोग उनसे गहन रूप में जुड़ गए थे। बाद में उन्होंने एक घोड़ी पाल ली थी। घोड़ी पर दूर दूर तक जाते थे। युवावस्था में जब वह एक प्रभावशाली किसान नेता के रूप में उभर रहे थे, तब तक उनके समर्थक और सहयोगी खासे बढ़ चुके थे। जिनमें युवकों की संख्या अधिक थी, उन्हें राजा कहा जाने लगा था। देश में किसान सभाएं गठित हुई तो मदारी पासी किसान सभा से जुड़े और अपने क्षेत्र में उसका नेतृत्व किया। आरंभ में महात्मा गांधी से प्रभावित रहे और प्रतीकात्मक गांधी टोपी धारण करने लगे। असहयोग आंदोलन में जमकर भागीदारी करने लगे। अचानक गांधी जी से मोहभंग हो गया और गांधी जी की नीतियों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन गांधी टोपी पहनना नहीं छोड़ी। गांधी टोपी उनकी वेशभूषा का आवश्यक हिस्सा बन गई थी। अपना आंदोलन सुचारू रूप से चलाने को मदारी को सुनिश्चित स्थान की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने अपने गांव मोहनगंज को मुख्यालय बनाया और गांव का नाम बदलकर मोहनखेड़ा रखा। कोई भी दुखिया मोहनखेड़ा जाकर अपना दुख कह सकता था। मोहनखेड़ा एक ऐसा ठिकाना बन गया था जहां गुहार लगाने से न्याय की आशा की जा सकती थी। अटूट विश्वास लोगों के भीतर भरने लगा था। वह जानते थे कि अत्याचारों के खिलाफ बिना ताकत के नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए उन्होंने मोहनखेड़ा में ही एक अखाड़े की परिकल्पना की, जहां शरीर सौष्ठव और कुश्ती के दांव पेच का अभ्यास किया जा सके। इसके लिए उन्होंने नवयुवकों को आगे आने का आह्वान किया और अखाड़ा शुरू कर दिया। वे स्वयं मजबूत शरीर के थे और लाठी बहुत अच्छी चलाते थे। तलवार भांजने में भी माहिर थे। वैसे धनुष्य बाण उनका प्रिय अस्त्र था। धनुष और बाण हमेशा साथ रखते थे। उनका निशाना अचूक था। उनके तरकश का एक तीर ही किसी भी प्रतिरोध को खंडित करने के लिए काफी था। अस्त्र शस्त्र के प्रशिक्षण व अभ्यास की योजना भी उनके दिमाग में थी। सिर्फ लाठी डंडे से काम नहीं चल सकता था। हर एक के पास तो ढंग की लाठी तक नहीं थी। भाला, बल्लम, तलवार, तीर कमान लोगों को सिखाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए धन आवश्यक था। अच्छा खासा संगठन इन्होंने खड़ा कर लिया था। विरोधियों को सबक सिखाने का उनका अपना ढंग था। विषमताओं से निपटने को कमर कसे थे और सतर्क रहते थे। उन्होंने अपना विश्वसनीय खुफिया तंत्र भी खड़ा किया, जिससे उपयोगी सूचनाएं उन तक पहुंच सके। सताया हुआ व्यक्ति भयभीत होकर भले ही अपनी पीड़ा व्यक्त न कर सके, परंतु उन्हें मालूम पड़ जाता था जिसकी मदद करना उनकी प्राथमिकता होती थी। वह ग्रामीणों में निर्भय वातावरण तैयार करना चाहते थे। मदारी के विश्वसनीय साथी थे जसकरण, गजोधर, नगई, शिवरतन, बचान, भैरव आदि व स्थानीय कार्यकर्ता। पवाया के रघुनाथ शुक्ला भी उनसे जुड़ गए थे। मदारी के एक इशारे पर सभी जान की बाजी लगा सकते थे। वह अपने कार्यकर्ताओं को सहयोगी कहते थे। उनके सहयोग से ही उनका अभियान सक्रिय रहा। लोग जागृत हुए, जो बाद में आंदोलन का रूप लेने लगा। वो एका आंदोलन के नाम से जाना गया। जय का मंत्र। मदारी के मजबूत शरीर और व्यवहार में अक्खड़पन होने से कोई विरोधी उनसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। कारिंदे उनसे भयभीत रहते थे। कई कारिंदे उनके हाथों मार खा चुके थे, लेकिन किसानों के साथ मारपीट, बंधक बनाकर बेगार कराना और जमीन हड़पने की कोशिशें नहीं छोड़ी थी। उधर मदारी ग्रामीणों में चेतना भर देना चाहते थे, उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तमाम समझाने के बाद भी किसान या मजदूर डरे रहते थे। किसी अप्रिय घटना का विरोध कर पाने का साहस उनमें नहीं आ पाया था। जमींदारों और कारिंदों की मनमानी और दुर्व्यवहार के शिकार होते रहते थे।
उनकी चापलूसी में अपना हित समझते थे। यही बातें उन्हें चिंतित करती थी। अपने ही गांव के एक व्यक्ति खुदा बख्श को तीरों से घायल कर चुके थे, क्योंकि वह जमींदार की खुशामद और चापलूसी नहीं छोड़ता था। उसका असर ये हुआ कि वह और उसका जमींदार मालिक उनसे चिढ़ने लगे थे। वे मदारी का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए, लेकिन दिल में फांस बाकी थी। एक सुबह मदारी घर पर थे, थोड़ा गुस्से में थे। गुस्से का कारण था लोगों का विरोध न कर पाने से लगातार शोषित होते जाना। उसी समय छतिया रामपुर गांव का परमा फरियाद लेकर आया। उसने लगभग रोते हुए समस्या बताई। मेरा सिर्फ आम का एक पुश्तैनी पेड़ है, जिसमें इस बार कम फल आए हैं। तोते कुतर कुतर कच्चे आम खा खा कर नष्ट कर रहे हैं। अगर आज और कल मैं आम नहीं तोड़ पाया तो परसों भरावन का बाजार नहीं कर सकता, फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा। हफ्ते में एक बार ही बाजार लगता है। आम की फसल इस साल तो वैसे ही ठीक नहीं है। वो घबराहट में इतना ही कह पाया और सांस लेने के लिए रुका। मदारी गुस्से में तो थे ही। उन्होंने पूछ लिया, हमें क्या करना है? तोते भगाना है या आम तोड़ना है? परमा इस सवाल से अचकचा गया। नहीं, हाथ जोड़ते हुए अटक अटक कर बोला, पहले पूरी बात सुन लीजिए। कारिंदे ने कहा, 2 दिन पहले जमींदार के बाग के आम तुड़वाओ और फिर अपने तोड़ना। अपनी परेशानी बताओ। मदारी ने कहा, मेरी परेशानी ये है कि अगर जमींदार के आम तोड़ता हूँ तो अपने नहीं तोड़ पाऊंगा। मेरा बाजार खाली जाएगा। उनका तो पूरा बाग है, उसी में दिन निकल जाएंगे और फिर उनके आम तोड़ने से तो कुछ मिलना नहीं। अगर उन्हें मना करता हूँ तो वे मारेंगे। बड़ी दयनीयता से उसने बताया। तुमने मना किया? नहीं, मना कैसे करता, हिम्मत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो तुम्हारी समस्या दूर कर दी जाए? हाँ। परमा हाथ ही जोड़े रहा। मेरी बात मानोगे? हाँ। तुम्हारी परेशानी दूर करने का रास्ता है, लेकिन एक काम करना होगा। क्या? उसने हाथ जोड़ते हुए पूछा। करोगे? हाँ। अपने गांव से और अपने आसपास के गांवों से कम 15 आदमी बुलाकर मेरे पास ला सकते हो, जो जमींदार या कारिंदों से परेशान हो? हाँ, उसने खुशी खुशी कहा। जानता था कि 20 आदमी परेशान हैं। तो ठीक है, जाओ, उन्हें लेकर मेरे अखाड़े में आ जाना। ये ध्यान रहे कि दोपहर के पहले आना है, वरना मैं समझूंगा कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं लेकर आए तो दोबारा कभी मेरे पास समस्या लेकर नहीं आना। थोड़ी सख्ती से मदारी ने कहा। परमा खुश होकर चला गया। उसे काम आसान लग रहा था। उसके जाने के बाद मदारी अखाड़े पहुंचे। उनके कार्यकर्ता अभ्यास और कसरत करके निपटे थे। उन्हें काम सौंपा कि अभी निकल जाओ और कम से कम 20-25 उन आदमियों को दोपहर के पहले यहीं बुलाकर लाओ, जो जमींदारों और कारिंदों से ज्यादा परेशान हों। अगर ज्यादा लोग आए तो और भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे, दोपहर के पहले आ जाना। परस्पर द्वेष, जाति पाति के भेद, आपसी ऊंच नीच की भावनाएं ग्रामीणों की एकजुटता में बाधक थी। गांव-गांव के विभाजन भी उन्हें पृथक करते थे। आपस में भले ही लड़ जाएं, किंतु किसी अन्य द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध एक होकर खड़े होने का साहस नहीं कर सकते थे। इन हालात में मदारी थोड़े चिंतित रहते थे। मदारी की उनसे सहानुभूति थी। चाहते थे कि लोग जागृत हों और अत्याचार का प्रतिरोध करने का स्वयं साहस करें। इतनी तो चेतना उनमें जागे। मदारी को आज विश्वास हो रहा था, परमा की समस्या को लेकर एकता का पाठ पढ़ा कर रहेंगे, उनमें मनोबल भर कर रहेंगे, लोगों को उनकी ताकत का भान करा कर रहेंगे। परमा बड़ी दम भर कर गया था, लेकिन 15 के बजाय कुछ 7 आदमी ही ला पाया था। उसे मिलाकर 8 आदमी हुए। कार्यकर्ता 20 आदमी ले आए थे। 2 राह चलते आदमी रोक कर बिठा लिए थे, जो कहीं दूर से चलकर आ रहे थे। उन्हें शायद ठहराव और आराम की जरूरत थी। पाकड़ के पेड़ की घनी छाया थी। पानी पीने का प्रबंध था। व्यायामशाला के पास कुएं पर रस्सी बाल्टी रखी थी। एक चरवाहे को भी बिठा लिया था, लेकिन वो उठकर चला गया था। उसके मवेशी दूर जाने लगे थे। कार्यकर्ताओं ने सबको जमीन पर बिठा रखा था। वे चबूतरे पर खड़े होकर मदारी का इंतजार कर रहे थे। धूप तेज हो रही थी। पेड़ की छाया और हवा चल जाने से थोड़ी राहत थी।
मदारी घर आए। सफेद धोती कुर्ता, कमर में गमछा लपेटे और आत्मविश्वास से भरे थे। कंधे पर धनुष्य टंगा था, हाथ में बाण लिए थे, दाढ़ी बनी हुई थी और मूछें उठी हुई थी। आंखों में चौकन्नापन। सीधे चबूतरे पर चढ़ गए। दो कार्यकर्ता थोड़ा हटकर चबूतरे पर ही किनारे खड़े हो गए। बाकी कार्यकर्ताओं ने श्रोताओं के साथ बैठकर उनकी संख्या बढ़ा दी। श्रोताओं ने अपनी बातें बंद करके ध्यान मदारी की तरफ किया। कम लोगों को देखकर मदारी को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन प्रकट नहीं होने दी। नीचे बैठे लोगों की संख्या का जायजा लिया, मन ही मन गिनती की। अपने साथियों को गिनती में शामिल नहीं किया। कुल 30 आदमी। मदारी ने बिना देर किए अपनी बात शुरू कर दी। आप लोग 30 आदमी हो, काफी हो। अगर एक आदमी भी मेरी बात 5 लोगों तक पहुंचाता है तो समझो 150 आदमियों तक बात पहुंच जाएगी। अगर उन 125 आदमियों ने 2 आदमियों तक भी मेरी बात पहुंचाई तो समझो सैकड़ों आदमियों तक बात पहुंचेगी। बात छोटी सी है और बड़ी भी, इसलिए मेरी बात को तुम बहुत ही गौर से सुनना और उसका जितना हो सके उसे दूर दूर तक अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाना। जितना प्रचार हो सके करना। मेरी बात का जितना प्रचार होगा उतना बड़ा असर होगा। तब देखना मेरी बात का कितना फायदा होता है। इसमें तुम सभी का फायदा है। मदारी कुछ देर को रुके और देखा कि उनकी बात पर लोग ध्यान दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने पूछा, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना? हाँ। कुछ स्वर भीड़ से उठे। तो फिर निडर होकर बात सुनो और मानो। आज मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अगर अमल में लाया जाए तो आप लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और समस्याओं से लड़ सकते हो। समस्या अपने आप दूर भाग जाएगी। समस्या एक की नहीं, सबकी है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि सब लोग गौर से सुने। मैं इटोजा वालों से खास तौर पर कहना चाहूंगा कि वे ही सबसे ज्यादा सताए जाते हैं, क्योंकि उनके गांव में जमींदार खुद रहता है। छतिहार रामपुर वाले भी ध्यान से सुने, बल्कि सारे गांव के निर्भय होकर मेरी बात सुने। मदारी कुछ क्षण रुके। इंटोजा से आए रामधन, चुन्नू, काशी, राधे को देखा। उनके चेहरों पर अविश्वास था। उन्होंने कहा, रामधन, चुन्नू, काशी, डरने की कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से सुनो। जब भी हमारे किसी भाई को लगे कि उसे सताया जा रहा है या सताया जा सकता है तो हिम्मत करके जोर से वो जय बोलेगा। जय इतनी जोर से बोलेगा कि सामने वाला चौंक पड़े और घबरा जाए। ये क्या हुआ अचानक? इतनी जोर से कि पेड़ पर बैठे परिंदे उड़ जाएं। जिस भी जानवर के कान में पड़े उसके कान खड़े हो जाएं। दूर दूर तलक जय की आवाज चली जाए। जब जोर से जय बोली जाएगी तो दूर तलक जाएगी। जाएगी ना? हाँ, जाएगी। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात। जो भी जय की आवाज सुनेगा वो बिना किसी के बताए ये समझ जाए कि हमारा कोई संकट में है और उसे सहायता की फौरन जरूरत है। ये समझ जाओ कि तुम्हें मदद के लिए कोई पुकार रहा है और तुम्हें उसकी मदद करनी है फौरन। उस समय हम सभी का कर्तव्य होगा कि हम उसकी सहायता करें। जैसे गांव में किसी के घर आग लगती है तो सब आग को बुझाने दौड़ पड़ते हैं, बस वैसे ही समझो कि आग लगी है और किसी भी तरह बुझाना है सबको मिलकर। तो साथियों, एक बार जोर से जय बोलकर दिखाओ। जय! सबने हाथ उठाकर जोर से बोला। इतनी जोर से पाकड़ पर बैठे परिंदे उड़ गए। राहगीर ठहर गए। शाबाश! हाँ, इसी तरह जोर लगाकर जय बोलना है जिससे आवाज दूर तक चली जाए। अब आगे सुनो। जब भी जिसे भी जय की आवाज सुनाई दे तो उसे और भी जोर से जय बोलना है। उसकी बोली हुई जय भी दूर किसी दूसरे भाई को सुनाई देगी तो वो भी जय बोलेगा। इसी तरह एक आदमी की बोली हुई जय दूसरे, तीसरे, चौथे से होती हुई अनेक लोगों तक पहुंचेगी। हवा में हल्ला मच जाएगा। इतना ही नहीं, जय बोलने के बाद वही ठहरे नहीं रहना है। उसके बाद ही तो तुम्हारा असली काम होगा। जिस तरफ से जय की आवाज आएगी उस तरफ दौड़ कर जाना भी होगा। जो भी काम कर रहे हो उसे उसी वक्त छोड़ देना होगा। हाथ में अगर कुदाली है, खुरपी है, हंसियां है, फावड़ा है, लाठी है, डंडा है तो उसे साथ लेकर जाना है। अगर खाली हाथ है
तो खाली हाथ ही उस तरफ दौड़ जाना है, कोई देर नहीं करनी है। ये नहीं कि पहले घर जाकर कोई लाठी डंडा ले लें या औजार रख आए तब चलें। मतलब किसी भी वजह से देर नहीं करनी है। इससे होगा क्या, संकट में पड़े हमारे भाई के पास सहायता करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और जब भीड़ होगी तो परेशान करने वाले के उठे हुए हाथ अपने आप थम जाएंगे और वो भाग खड़ा होगा, और अगर भागा नहीं तो धोती में मूत मारेगा। समझे मेरी बात? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब के सब मदारी की बताई प्रक्रिया को गहराई से समझने की कोशिश में थे। मेरी बात समझ में आई ना? हो तो बोलो। मदारी को लगा कि शायद ये लोग बात को ठीक से समझे नहीं हैं। उन्होंने फिर से पूछा, समझे या नहीं? समझे, परसा ने धीमे से कहा। उसके दबे स्वर से समझे, परसा ने धीमे से कहा। उसके दबे स्वर से पता चल रहा था कि वो ठीक से समझा नहीं है। मदारी ने कहा, अगर बात ठीक से समझ में नहीं आई तो मैं दोहरा देता हूँ, और उन्होंने बात फिर से कह दी। उन्हें लगा कि लोगों की समझ में आ गया है, तो कहा, हाँ तो फिर एक बार जोर से जय बोलकर दिखाओ। जय। इस बार दुगने जोश से जय घोष हुआ। अब सुनो खास बात, इस जय घोष के मंत्र को तुम सभी को प्रचार करना है। प्रचार करने से बड़ा असर होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी और जितने अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाओ और बिना किसी डर के अमल में लाओ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आज से यही करना है, बल्कि अभी से, यहाँ से जाते ही जो भी रास्ते में मिले उससे मेरी ये बात जरूर कहो, फिर देखना कैसा जादू होता है। एक बार फिर जोर से बोलो, जय जय। संवेद जय घोष से वातावरण गूंज उठा। राह में आते जाते लोग ठिठक गए। मदारी को संतोष हुआ। कार्यकर्ता जसकरण से वहीं जमीन में सबके सामने गड्ढा खोदने को कहा। गजोदर कुएं से एक बाल्टी पानी मंगवाया और एक लोटा भी। भैरव से कहा कि कुछ बारामासी के फूल तोड़ लाओ। बाल्टी से लोटा भरकर जमीन पर रखवा दिया गया और बाकी पानी गड्ढे में उंडलवा दिया। गड्ढा पानी तुरंत सूख गया। भैरव बारामासी के फूलों के अलावा गुलाब और बेला के फूल भी तोड़ लाया था। गीले गड्ढे के आसपास फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर बिखरा दी गई। 2 साबुत फूल भी रख दिए गए। सब लोग बड़ी उत्सुकता से प्रक्रिया देख रहे थे। जमीन का वो धूल दूसरित न्यूनतम भाग जो थोड़ी देर पहले पैरों से रौंदा जा रहा था, एकाएक देवस्थल का आभास देने लगा था। मदारी ने कहना शुरू किया, अभी तुम सभी ने देखा कि जमीन का पानी जमीन में चला गया, लेकिन लोटे का पानी लोटे में ही है, ज्यों का त्यों। क्यों? इसलिए तुम्हें अपनी ताकत अपने में ही रखनी है। गंगा गोमती क्यों मानी जाती है? कि उनमें पानी है। गंगा को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता। गंगा जल को यदि मानो तो गंगा जल है, वरना पानी है। इस लोटे में जो पानी है उसे गंगा जल मानते हुए तुम सबको कसम खानी है कि जो भी कहोगे उसे करोगे। अब वचन दो कि जो भी संकट में होगा जय बोलेगा, और जो भी जय ध्वनि सुनेगा उस तरफ सहायता के लिए दौड़ेगा। इसी तरह जैसे मैंने समझाया है। चलो अब एक एक करके उठो और गंगा की कसम खाओ कि हम ऐसा ही करेंगे। लोग एक एक करके गड्ढे के पास जाते, लोटे का स्पर्श करके कसम खाते और गीली जमीन को सिर झुकाकर प्रणाम करते और बुदबुदाते हुए प्रतिज्ञा करते। इसी तरह सभी ने जय बोलने और सहायता करने की कसम उठा ली। मदारी बहुत खुश हुए और बोले, अब ठीक है, हमें उम्मीद है कि सब वैसा ही करेंगे। अगर सहायता की जरूरत होगी तो हमारे ये सहयोगी जसकरण, गजोदर, नगई, शिवरतन, बचाव और भैरव हैं। ये तुम्हारी सहायता करेंगे। इनका मजबूत शरीर देखो, इन्हें कोई आज तक सता नहीं पाया है। इन पर भरोसा करो। अब सबने कसम खा ली है, अपने भीतर के भय को बाहर कर दो। मैं तुम्हारा भय ही निकालना चाहता था। अब एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञा दोहरा दो। हम जय बोलेंगे और दौड़कर भी जाएंगे। हाँ, अब ठीक है। अब इस मंत्र का प्रचार करना है
और अमल में लाना है। ये सबके भले के लिए है। अगर किसी ने कोताही बरती तो ये हमारे आदमी पीटेंगे। मदारी ने जसकरण और भैरव की तरफ इशारा करते हुए धमकी भी दे दी। अगर अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटे तो समझो किसी की कोई सहायता कभी भी नहीं की जाएगी। लोगों ने सिर हिलाकर समर्थन किया तो मदारी ने कहा, किसी को शक सुबह नहीं होनी चाहिए। अगर हिम्मत में कमी हो तो अभी बता दो, अपनी कसम वापस ले लें। नहीं, हम बात मानेंगे। ठीक है, जाओ। सब उठे और विश्वास के साथ चले गए। उनके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। मदारी को अच्छा लगा। मानव संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए जय का मंत्र देकर उन्हें संतोष था। जय घोष। शपथ लेने वालों ने जय बोलकर सुरक्षा पाने का खूब प्रचार किया। जो भी मिला उससे कहा था। एक दिन में ही मंत्र वाली बात बहुत लोगों तक पहुंच गई थी। अब रह गया था अमल में लाना। सुबह सुबह परमा के पास फिर खबर आई थी कि जमींदार के बाग के आम तोड़वाना है। परमा सीधे मना तो नहीं कर सका, पर वहां न जाने का ठोस निर्णय कर चुका था। उसने दूसरे गांव में मंत्र के प्रचार के लिए जाना उचित समझा और तुरंत निकल गया। लौटा तो दिन ढलने को था। सूर्यास्त होने में देर थी। धीमी धूप हो रही थी। हवा गर्म नहीं थी। मौसम की अनुकूलता देखते हुए उसने देर नहीं की और पत्नी गुलाबों को साथ लेकर अपने आमों के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। कच्चे आमों की महक जमीन से उठ रही थी। जमीन पर पक्षियों द्वारा कुतरे हुए आम पड़े थे। आमों को देखकर गुलाबो चहक उठी। उसने बल खाते हुए बांस की खाली डलिया जमीन पर रखी और आमों की तरफ लपकी। पेड़ पुराना था, परमा के पुरखों का लगाया हुआ। उसने पेड़ के तने को 3 बार छूकर हाथ माथे से लगाया और लग्घी लेकर फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर तोते थे, बड़ी ढिठाई से आम कुतर रहे थे। उसने उन्हें भगाने के लिए हुस्कारा, पर वो भाग नहीं रहे थे। इस डाल से उस डाल पर चले जाते। जो आम दिखाई देता वह उसे लग्घी से नीचे गिरा देता था। सूरज डूबने से पहले वो कम से कम इतने आम तोड़ लेना चाहता था, एक झंझुआ भर जाए। आम का टोकरा लेकर सुबह सुबह उसे बाजार निकल जाना था। आम की फसल कम होने से उसे उम्मीद थी कि अच्छे दाम मिलेंगे। पर्याप्त आम टूट पाए या नहीं, इस नियत से कुछ देर बाद उसने नीचे देखा। आम इधर उधर फैले पड़े थे। गुलाबों ने आम बीन कर डलिया में रखने शुरू नहीं किए थे, बल्कि अल्हड़ता से चटकारे लेकर बेफिक्री से आम कुतरने में लगी थी। आमों का स्वाद उसे खूब भा रहा था। गौने के 5 साल बाद उसने पहली बार गर्भ धारण किया था। मांसल तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब उसकी छातियों और नितंबों के अतिरिक्त उभारों से यौवन कपड़ों से बाहर आता मालूम पड़ता था। शरीर के हिसाब से उसकी धोती छोटी पड़ती थी। धोती सरक जाने से उसके सांवले सलोने चेहरे की आभा और आंखों का बांकपन आसपास बिखरे आम्रफलों में नमक घोल रहा था। अधखुली पिंडलियां कौनती बिजली सी चमक रही थी। आसपास कोई नहीं था। परमा ने कहा, हे महारानी, आम बीनो जल्दी जल्दी, नहीं तो सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी। फिर वो जल्दी जल्दी आम बीनते हुए गुनगुनाने लगी। बिरवा पे चढ़ के मोरो सैया अमवा तोड़े। लग्घी उठाए उठाए परमा के हाथ दर्द देने लगे तो वह रुका और गमछे से पसीना पोंछते हुए नीचे देखा। नीचे का दृश्य देखकर वो खिन्न हो उठा। नीचे कारिंदा जसवंत आकर खड़ा हो गया था। ललचाया सा गुलाबों को निहार रहा था। गुलाबो घबराई सी लंबा सा घूंघट निकाले छिटक कर दूर खड़ी थी। छाती पर हाथों से कैंची बनाई थी। परमा ने अपनी उपस्थिति प्रकट करने को जसवंत से राम राम की। जसवंत ने ऊपर मुंह उठाते हुए आवाज दी, काहो परमा, तुम्हें बाग में आम तोड़ने को खबर भेजी थी और तुम यहाँ अपने आम झोरने में लगे हो। झोरने लायक आम फला ही कहाँ है इस साल? परमा ने सकुचाते हुए कहा। फिर झक मरा रहे हो का ऊपर? नीचे उतरो जल्दी। हम सोचे कि पहले थोड़े से आम और तोड़ लें। हुआ का आम टूटना जरूरी है कि हिया का? बड़े सवेरे लारी भर के आम लखनऊ जाना है। बेनी मादम दुखिया सुखिया सब लगे हैं और तुम एक अनोखे हो जो अपनी टुकरिया भर आम को मरे जा रहे हो। थोड़े से तोड़ ले, फिर आते हैं। तुम चलो। टालने की गरज से परमा ने कहा, पर जसवंत टलने वाला नहीं था। जल्दी उतरो और अभी चलो, आदेश सा जसवंत ने दिया। परमा चुप रह गया। अच्छा, तुम अपने आम तोड़ो,
और रात भर तुरो। हम भोजी को लेवाए जाते हैं, भोजी को पेड़ पर चढ़ाकर आम तुड़वा लेंगे बगिया में, लीजे स्वर में कहते हुए जसवंत हंसा। जसवंत की शरारत भरी हंसी परमा को तीर जैसी चुभी। जसवंत उम्र में उससे काफी बड़ा था। उसका भोजी कहना परमा को बहुत अखरा, कसमसा कर रह गया। जसवंत गरीबों की कई बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल चुका था। परमा जानता था कि अकेला समझकर वो गुलाबों को पकड़ सकता था। वो बचाव तो क्या कर सकेगी, घबरा उठेगी बेचारी, कहो बेहोश हो जाए। ऐसा कोई मौका आए उससे पहले परमा को एक ही उपाय सूझा। उसने असंयत होकर बहुत जोर से जय बोल दिया। उसकी जय हवा में तिरती हुई दूर तक चली गई। प्रत्युत्तर में कई आवाजें जय की सुनाई दी। वातावरण में जय घोष की प्रतिध्वनि सी गूंज उठी। लोग अपना काम छोड़कर जय बोलते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। देखते ही देखते 20 लोग इकट्ठे हो गए। उनमें कुछ पास के गांव के लोग भी थे। 2-4 युवकों की भुजाएं फड़क रही थी और आंखों में गुस्सा था, जो समर्थकों की भीड़ में उफान मार रहा था। एक ने मदारी बाबा की जय बोल दी थी। गुलाबों कांपती टांगों पर घूंघट में सिर झुकाए घबराए खड़ी थी। उसे आशंका थी कि कोई अनहोनी न हो जाए, नहीं तो सारा दोष उसके सिर पर मढ़ दिया जाएगा। जसवंत को स्थिति का भान हो गया। वो बुरी तरह गिर चुका है और भीड़ आक्रामक हो सकती है। बचने का कोई चारा नहीं है। उसने तुरंत पलटी खाई और माफी मांग ली और आंखें नीचे किए चला गया। लोगों को ताज्जुब हुआ कि जसवंत जैसा निष्ठुर और धूर्त आदमी कितनी जल्दी भीगी बिल्ली बनकर चला गया। जय घोष का ये पहला प्रयोग था जो अत्याचार के विरुद्ध कारगर सिद्ध हुआ। गुलाबों की इज्जत बच गई और परमा बेगार करने से बच गया। लोगों को जय की महिमा समझ में आ गई थी। लोगों के चेहरे पर विजयी भाव था। धन्ना शाह के 2 रूप थे, एक उदार और एक निष्ठुर। जरूरतमंदों को कर्ज देने में खूब उदारता बरतता और वसूली के समय निष्ठुर हो जाता। कर्ज और सूद वसूलने के नाम पर वह किसी की भी सरेआम बेइज्जती कर सकता था। कर्जदारों का नैतिक पतन करना उसका शगल बन गया था। अपनी हनक बनाए रखने को हल्लू को अपने साथ रखता था। हल्लू काला और भारी शरीर वाला, एकदम बिजूका सा लगता था। देखने में पहलवान सा लगता था, लेकिन पहलवानी से उसका कोई वास्ता नहीं था। एक नंबर का आलसी, काम का ना धाम का, बस खाता था और पड़ा रहता था। धन्ना उससे भारी सामान या बोरों की उठाधरी का काम करवाता था। जब तगादे पर निकलता तो उसे साथ लिए रहता था। लोग उसका डील डोल देखकर भय खा जाते थे। धन्ना उसे सिर्फ खाना कपड़ा देता था। चोखेलाल बताता था कि हल्लू का नाम हलदारी है, मगर कभी हल धरा नहीं। देखने भर का भैंसा जैसा लगता है, बहुत डरपोक है। पर कटियारी क्षेत्र की एक बदचलन औरत उसकी माँ है, बाप का पता नहीं। खाने के लाले पड़े थे। धन्ना शाह ने तरस खाकर उसे नौकर रख लिया है। धन्ना उसकी माँ के पास जाता रहता है। कोई कोई तो कहता है कि धन्ना उसकी अवैध संतान है। हल्लू माँ पर गया है। उसकी माँ बहुत काली और बहुत मोटी भी। अगर किसी ने जरा भी हेकड़ी दिखाई तो धन्ना वसूली करने को अडिग हो जाता था। कहता, तुरंत लौटाओ मेरा कर्जा। पर रुपया किसके पास धरा होता। विनती करके मोहलत मांगता, लेकिन वो नहीं पसीजता। उसका असली मकसद होता, इस बहाने खड़ी फसल कब्जे में कर लो, बैल छीन लो और मौका लगे तो खेत हड़प लो। उसके कर्ज से लोग डरते थे, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं कोई रास्ता न दिखता। तब लोग उससे कर्ज लेते थे। सरजू उसके चक्कर में फंस गया था। छोटी जोत का किसान था, मेहनत करता, पेट भरता। कुछ दुधारू जानवर पाल रखे थे, जिनके सहारे उनका परिवार पल रहा था। एक बार उसकी गाय बीमार हुई और मर गई। जलनखोरों ने उस पर गो हत्या का आरोप मढ़ दिया। उसने बहुत सफाई दी कि वो अपनी मौत मरी है। उससे तो जो सेवा बन पड़ी करने में कोई कोताही नहीं बरती। वो उसकी प्रिय गाय थी, मगर उसकी एक न सुनी गई। पंडित जी ने उसे दंड का भागी करार दे दिया। जब तक शुद्धि नहीं हो जाती तब तक वो गांव से बाहर किसी को छू नहीं सकता, कुएं पर चढ़ नहीं सकता। पूरा परिवार बहिष्कृत। शुद्धि का उपाय भी बता दिया। गंगा स्नान, ब्राह्मणों को दान पुण्य और गंगा भोज। बेचारा फंस गया चक्रव्यूह में। मरता क्या न करता, लेकिन इन सब के लिए अच्छा खासा खर्च करना था। खर्च की पूर्ति के लिए कर्ज
और कर्ज के लिए धन्ना शाह था ही। धन्ना शाह ने उदारता दिखाई, दयालु होकर अपना कर्तव्य पूरा किया। कुछ नकदी के अलावा घी, तेल, अनाज और उधार दे दिए कि बेचारे को सामाजिक बहिष्कार से बचाना है। सरजू सामाजिक बहिष्कार से तो बच गया, किंतु ठगा गया था। उसकी आंखों में पानी था। कर्ज न चुकाने से धन्ना से आंखें चुराने लगा। धन्ना उससे तगादे कर चुका था कई बार। धन्ना की नजर उसकी बैल जोड़ी और दुधारी भैंस पर थी। संध्या की बेला थी। सरजू अपने जानवर चराकर जंगल से लौट रहा था। एक जोड़ी बैल, एक गाय और 2 भैंसें थी। धन्ना को उसके जानवर छीनने का यही समय उचित लगा। हल्लू के साथ झाड़ियों की ओर में खड़ा हो गया। सरजू जैसे ही झाड़ियों के पास आया तो धन्ना और हल्लू प्रकट हो गए। दोनों को साथ देखकर सरजू का माथा ठनका। उसने अचकचाकर धन्ना से राम राम की। खाली राम राम से क्या होता है, दाम निकालो दाम, धन्ना ने उपेक्षा से कहा। धन्ना ने व्यंग से उसे कुरेदा। अभी नहीं है तो फिर अपने गोरू हमें दे दो। नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। नहीं, सरजू ने हाथ जोड़ते हुए विनती सी की। क्या नहीं, कहते हुए उसने हल्लू को हुक्म दिया, पकड़ लो इसके गाय, बैल, भैंस सब। नहीं, ये मत करो महाजन। सरजू गिड़गिड़ाया। क्यों ना करूं? मैं भूखों मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कर्जा लेते समय नहीं सोचा? सरजू नैतिक दबाव महसूस कर रहा था। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। महाजन मान जाओ। नहीं मान सकता। नहीं, मान जाओ सेठ। सरजू गिड़गिड़ाया। नहीं मानूंगा। धन्ना की आवाज कड़क थी। सरजू का चेहरा एकदम तमतमा उठा। उसे मदारी की सीख याद आ गई, पर वो जय बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किसी तरह हिम्मत करके उसने कह दिया, नहीं माने तो मैं जय बोलकर हल्ला मचा दूंगा। उसके स्वर में ध्वनि मुखर हो चुकी थी। इतना सुनते ही हल्लू तो भाग खड़ा हुआ। धन्ना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और एकदम ढीला पड़ गया, जैसे उफनते दूध में पानी छिड़क दिया गया हो। वो जानता था कि जय घोष का मतलब सैकड़ों लोगों का इकट्ठा हो जाना और इज्जत का मिट्टी में मिल जाना। पासा पलट सकता है। उसने मिन्नतें सी की, सरजू सब कुछ करना मगर जय न बोलना। धन्ना जैसा कुटिल आदमी गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़े था। जय घोष का एक प्रभाव यह भी था। जय घोष का एक प्रभाव यह भी था। यहाँ पर इस उपन्यास का यह अंश समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। आपके विषय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और जिस वीडियो की आपको जरूरत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।